नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, मराठवाड़ा में भतीजे ने अपने चाचा को ऐसी पटकनी दी कि वो रो दिए। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि सत्ता के इस खेल में जो दिखाई दे रहा है, उससे भी बहुत ज़्यादा छिपा हुआ है, जो दिखाई नहीं दे रहा। और शरद पवार और उनकी एनसीपी के अभी समाप्त होने का सोचना दूर की कौड़ी है। सत्ता पाने के लिए शरद पवार ने अपने जीवन में कई खेल खेले, कई राजनीतिक कलाबाजियां अपनाई और कई रणनीतियों के वो मास्टरमाइंड रहे। अब एक और बात है जो भूलनी नहीं चाहिए, वो ये कि अब जो वो गिरे हैं ना, उस गिर के संभलने में कुछ वक्त लगेगा, क्योंकि अब उनकी उम्र वो नहीं रही। हालांकि आज दिल्ली में उन्होंने कहा है कि शरद पवार ही एनसीपी है। वहीं सच ये भी है कि महाराष्ट्र में शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने खुद को एनसीपी का अध्यक्ष घोषित कर दिया है और पार्टी के संस्थापक और कहिए कि जो अब अध्यक्ष नहीं रहे, शरद पवार को पद से हटा करके अपने नए दफ्तर में उनको तस्वीर में टांग दिया है। इस बगावत से चाचा शरद पवार की पार्टी एनसीपी टूट गई है। शरद पवार जितना चाहे मना करें, लेकिन उस पे उनके मन पर, उनके पॉलिटिकल कैरियर पे इस टूट का बहुत गहरा असर हुआ है। वरना कभी अपने बेहद लाडले रहे भतीजे अजीत को लगभग बौखलाहट जैसी स्थिति में आकर के उसका सर्वनाश करने का उन्हें श्राप नहीं देते। और ये तो चेतावनी कभी भी नहीं देते कि बीजेपी के साथ वो जा रहे हैं, तो उनका वहाँ अच्छा नहीं होगा। बीजेपी उनके साथ अच्छा नहीं करेगी। अच्छा, इसके साथ ही महाराष्ट्र में बीजेपी जीत के काफ़ी नज़दीक नज़र आ रही है, जो समीकरण बन रहे हैं। यानी कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने अपनी जीत के लिए नए समीकरण बना लिए हैं। अजीत की बगावत और शरद पवार की मुसीबतें और एनसीपी में टूट की इस ताज़ा तस्वीर के ज़रिए बीजेपी ने अपने लोकसभा चुनाव, आने वाले लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र से ज़्यादा सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में डालने का इंतज़ाम कर लिया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से भी उनका स्वागत करवा लिया है। लेकिन ये जो समीकरण बदले हैं ना, इसमें सिद्धांतों की सियासत शरद पवार को अपने शिकंजे में कस रही है। देश देख रहा है, ज़माना देख रहा है और देश ये भी देख रहा है कि देश की राजनीति में चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार के पैरों के नीचे से कैसे उनके भतीजे ने कालीन खींच लिया, अचानक उनके कदमों तले से ज़मीन निकल गई और कैसे अब वो अपने बयानों में कमज़ोर फ़ील दे रहे हैं। उनका जो साउंड है, वो बहुत कमज़ोर दिखाई दे रहा है। पवार को 2 दिन पहले तक देश की राजनीति का पावर हाउस माना जाता था। लेकिन ये जो झटका इन्हें लगा है ना, जो पार्टी की टूट है, उसने ये बता दिया है कि पवार का पावर कमज़ोर हो गया है। लेकिन क्या सचमुच वो कमज़ोर हो गए हैं और राष्ट्रीय स्तर पे उनके ताकतवर होने का छलावा केवल देश के नेता बनने के लिए था, जो एक उनका ऑरा था कि वो बहुत पावरफुल हैं? इसका जवाब अभी नहीं दिया जा सकता। लेकिन शरद पवार ने अजीत की बगावत के पहले ही दिन ताकतवर तेवर दिखाते हुए, लगभग अट्टहास करते हुए कहा था कि वे पहले भी ऐसी बगावत देख चुके हैं। ये पहला मौका नहीं है।
वे पूरे राज्य और देश का दौरा करेंगे और फिर से अपनी पार्टी को स्टैंड करेंगे। लेकिन दोस्तों, अब देखना ये है कि दावा करने में जितना उन्होंने दम लगाया, जितना उन्होंने दावा किया, वो उतना आसान भी नहीं है। हालाँकि राजनीति के कारण अ, उनके पास अनुभव बहुत है, लेकिन कुछ ऐसे संकेत भी आ रहे हैं कि शरद पवार के अ, पावर हाउस की जो बैटरी है, वो ड्रेन हो रही है। बगावत के तीसरे दिन एनसीपी के कुल 54 में से 33 विधायक अजीत की बैठक में दिखाई दिए, देश ने देखा, और शरद पवार के साथ केवल 13। इन 13 में से भी एक विधायक अजीत के साथ चला गया और बाकी के 3-4 और लोग ऐसे हैं जिनके साथ उनके भतीजे लगातार संपर्क में हैं। तो आने वाले दिनों में कोई बड़ी बात नहीं कि उनके साथ 6 या 7 लोग ही खड़े दिखाई दें। अच्छा, मुंबई में जो कल सबने देखा कि किसका पलड़ा भारी है, साफ हो गया कि भतीजे का पलड़ा भारी है, चाचा कमज़ोर दिख रहे हैं। इसके बाद तीखे तेवर दिखाने के फ़ौरन बाद ही उनके तेवर जो थे ढीले पड़ गए। शरद पवार की भाषा भी काफ़ी, मतलब उनका साउंड काफ़ी लो लग रहा था। उन्होंने पब्लिकली ये कहा कि अगर अजीत किसी बात से नाखुश थे, तो वो मुझसे कह सकते थे। बातचीत का रास्ता निकल सकता था। चुनाव आयोग से भी गुहार लगाई कि कोई भी अगर एनसीपी पर अपने अधिकार और निशान पे दावा करे, तो आयोग पहले उनकी बात सुने। यानी कि उन्होंने कैविएट डाली हुई है। निराश और हताश पवार ने केंद्र सरकार पे भी अटैक करा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी उन्होंने अटैक किया कि उन्होंने जो भी टूट-फूट हुई है उसके पीछे उनका हाथ है। अच्छा, देश में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली संपर्कों वाले राजनेता तो वे घोषित हैं। विपक्षी एकता की आधी अधूरी धुरी भी वो बने हुए थे, क्योंकि वो जो पटना में बैठक हुई थी 23 जून को, उसके सूत्रधार वही थे, यानी कि शरद कुमार के साथ जो खड़े थे, एक स्ट्रॉन्ग पिलर बन गए। वो थे शरद पवार, नीतीश के साथ खड़े थे जो। लेकिन घर की ताज़ा टूटन ने पवार को अंदर से भी काफ़ी तोड़ दिया है। इसलिए शायद पवार भले ही ये कहते रहे कि पार्टी को फिर से खड़ा कर देंगे, लेकिन अब 82 साल की उम्र में इतना सब करना आसान नहीं है। अजीत के नेतृत्व में छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, दिलीप वलसे पाटिल, सुनील तटकरे जैसे प्रभावशाली और मजबूत नेता उनका साथ छोड़ चुके हैं। फिर फिज़िकली कमज़ोर होते जा रहे हैं पवार, इन सब से दूर चले जाने से दिल दिल से भी बहुत कमज़ोर हो गए हैं। पार्टी और उनके चुनाव चिन्ह पर दावा अजीत पवार ने कर ही दिया है। हालाँकि आज दिल्ली में जो पार्टी बैठक हुई, उसमें उन्होंने कहा कि वही एनसीपी है और उनका चुनाव चिन्ह उनसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन कहने को बहुत बड़ी-बड़ी बातें की जा सकती हैं, और धरातल पे क्या है, ऑन ग्राउंड क्या दिख रहा है, ये सारा देश देख रहा है। पार्टी पदाधिकारियों की नए सिरे से नियुक्ति भी शुरू हो गई है और अजीत पवार ने सरकारी बैठकों में हिस्सा लेना भी शुरू कर दिया है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये अंदर से शरद पवार को तोड़ रही हैं। यूँ कहिए कि वो दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन अंदर से, कहते हैं ना कि दिल रो रहा है, तो शरद पवार अंदर से रो रहे हैं। और अब इसका वो ठीकरा किसी के सिर पे भी फोड़े, लेकिन जो वक़्त बता रहा है, वो यही बता रहा है कि भले ही उन्होंने अपना दिमाग कई रणनीतियों में लगाया हो, यानी कि कई रणनीतियों के वो मास्टरमाइंड रहे। कई उन्होंने अपने पॉलिटिकल जीवन में कई कलाबाजियाँ अपनाई, कई टैक्टिक्स उन्होंने किए सत्ता पाने के लिए। लेकिन आज वो हारे हुए हैं, क्योंकि उनके
बेटे जैसे भतीजे ने उनको ऐसा किक मारा है कि ऐसा लग रहा है कि वो राजनीति से बिल्कुल आउट ही हो गए हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपने देखा, कैसा लगा आपको ये वीडियो? मुझे ज़रूर मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जो दर्शक मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट कंटेंट हो, आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।